Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों कल हमने जो है फायर एंड आइज जो है पोएम कंप्लीट कर ली है, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं और कॉम्प्रीहेंशन टाइप के जिस टाइप के जो है एग्जाम में आते हैं वो भी हमने डिस्कस करे हैं। यदि आपको जो है कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। आज हम जो है डस्ट ऑफ स्नो जो है हमने पोएम करी थी बच्चों, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। पोएट दोनों के सेम है। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है पोएम हम कर चुके हैं, समरी भी कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर चुके हैं। जो एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस आते हैं आज हम वो करेंगे। और जिन बच्चों का छोटा था तो आज मैं जो है थोड़ा सा जो है आपको ओवरव्यू दूंगी उसका, जिससे बच्चों की समझ में आ जाएंगे जो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देन नाउ लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर है लेटर ऑफ गॉड। उसके बाद जो पोएम है, फर्स्ट पोएम इज योर डस्ट ऑफ पार्टिकल एंड देन सेकंड पोएम इज योर फायर एंड आइज, जो हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज योर फर्स्ट पोएम जो हम कर चुके थे और कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो हमारे छूट गए थे, तो उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक ओवरव्यू में आपको देती हूँ कि यहाँ पे डस्ट ऑफ पार्टिकल्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था, डस्ट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो को हम जो है मेनली जो है किससे कंपेयर करते हैं? कूलनेस, फ्रेशनेस, राइट। तो यहाँ पे जो है पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस तरह से जो है डस्ट ऑफ स्नो और यहाँ पे क्रो और एक हैमलॉक ट्री का जो है यहाँ पे मेंशन किया है। सबको पता है क्रो को हम क्या बोलते हैं? अनप्लीजेंट बर्ड कहते हैं। और हैमलॉक जो है एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला प्लांट है। क्लियर? तो दोनों जो है बर्ड और ट्री, एक अनप्लेजेंट है, दूसरा क्या है? पॉइजनस ट्री है। दोनों जो हैं जिसको जो है हम लोग क्या मानते हैं? बैड ओमेन मानते हैं, बुरा मानते हैं। उन्होंने जो है किस तरह से पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो है जो मूड उसका बहुत ज्यादा सैड था, किस तरह से उन्होंने वो चेंज करा था, ये हम ऑलरेडी जो है बच्चों पढ़ चुके हैं। समरी देखते हैं इसकी, सिंपल सी समरी में आपको समझा देती हूँ। द शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रोस लाइट अपॉन द अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कि किस तरह से हमें जो है नेचर, जिनको हम बैड ओमेन मानते हैं, बुरा मानते हैं, और किस तरह से वही चीजों ने जो है उनको किस तरह से हील कराता है। तो यहाँ पे बताया हीलिंग पावर कितनी है नेचर की, एंड टाइनी थिंग, छोटी छोटी चीजें जिनको हम जो है इग्नोर करते हैं। क्लियर? तो किस तरह से वो जो है फ्रॉम ए बैड मूड टू इल हेल्थ देयर इज नथिंग दैट कांट बी क्योर्ड बाय नेचर। द ऑथर वाज एक्सपीरियंसिंग वन सच बैड डे, और यहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया था कि व्हेन ए क्रोज मूवमेंट नियर ए हेमलॉक ट्री, कि किस तरह से एक क्रो का जो मूवमेंट था। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, क्लियर कराया था कि यहाँ पे जो है पोएट ने ये क्लियर नहीं कराया है कि क्रो ऑलरेडी ब्रांच में बैठा हुआ था, पेड़ में बैठा हुआ था हेमलॉक ट्री के, या वो उड़ के आया है सडनली जो है वहां आया है, या उसने जो है शिवर करा था ठंड से, ये मेंशन नहीं करा है। तो जो भी एक्शन था उसका हेमलॉक ट्री में, जिसको हम पॉइजनस मानते हैं, और किस तरह से वहां जो है डस्टेड स्नो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो है उनके हेड में या शोल्डर में किस तरह से गिरे थे। द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर, और जैसी स्नो गिरी, और किसके थ्रू गिरी थी? क्रो, जिसको हम क्या मानते हैं? बैड ओमेन। तो उसके थ्रू जब उसके ऊपर गिरती है पोएट के, तो उनका जो मूड था, जो किसी भी कारणवश जो है यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो भी डाउट में रखा है, तो वो जो है सडनली क्या हो जाता है? हैप्पियर हो जाते हैं। हिज डे गेट्स ए लॉट बेटर, और जो खराब हो रहा था, वर्स हो रहा था उनका डे, वो क्या हो गया? अचानक जो है इंस्टेंटली जो है चेंज हो गया। किसके कारण? क्रो एंड हेमलॉक ट्री। Clear? Thus, the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was, कि कितनी छोटी उसकी प्रॉब्लम थी। The fact that hemlock tree is poisonous, जैसे अभी मैंने बताया था कि hemlock tree क्या है? Poisonous है। Combined with crow, being the indicator of doom and fear, जिनको हम अच्छा नहीं मानते हैं, fear रहता है, are used in the poem as the carriers of happiness, और जिनको हम अच्छा नहीं मानते, डरते हैं जिनसे कि अरे इनकी वजह से हमारा जो है कुछ खराब हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है, जैसे
घर में बोलते हैं कि अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, प्लीज मत जाओ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से अगर कभी आप जाते हैं और कोई अच्छी बात होती है, आपका दिन अच्छा जाता है, तो आप घर में बोलो, बताओ उनको कि ये सारी चीजें जो हैं किसकी बनाई हुई है, नेचर की हैं, राइट। तो कोई चीज जो है खराब नहीं होती है, किसी के कारण जो है हमारा दिन खराब नहीं होता है। ये जो है हम हमारे अपने जो है हमारी जो एक्टिविटीज होती है उस पर डिपेंड करती है, राइट। अगर हम मान लो हम ऑलरेडी लेट जा रहे हैं और हमारे एग्जाम छूट जाता है तो किसका फॉल्ट है? हमारा फॉल्ट है। और मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हैं और 5 मिनट जो है जल्दी जल्दी जा रहे हैं और अचानक जो है बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आप रुक गए, किसका टाइम रुका? आपका रुका। किसके कारण रुका? आपके कारण रुका, क्योंकि आपने क्यों ऐसा बिलीव करा कि बिल्ली ने रास्ता काटा और आप लेट पहुंचे। तो आप कहेंगे अरे बिल्ली ने रास्ता काटा था इस वजह से मेरा पेपर छूटा। नो, दिस इज नॉट फेयर, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो है पोएट यही हमारी मानसिकता को जो है चेंज करने की जो है कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ट्री और क्रो जो है किसका करियर बनते हैं, हैप्पीनेस का। इन द लाइफ ऑफ नरेटर्स आयरनिकली द पोएट थ्रू दीज ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से ऑब्जेक्ट? हम लोग ट्री and crow has tried to highlight that sometimes creatures linked with negative aspects of life, क्योंकि जिनको हम नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ मानते हैं, कैन बी द ब्रिंगर ऑफ चेंज ऑफ एंड हैप्पीनेस। और वही जो है हमारे जो है किसके बनते हैं? ब्रिंगर ऑफ चेंज एंड हैप्पीनेस। बीइंग आउटडोर्स इन नेचर दैट ऑल इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी कैन बेनिफिट एनीवन वेयर एनीवेयर एट एनी टाइम। तो ये है समरी ऑफ दिस पोएम। और अगर फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई भी स्टैंजा में जो है प्रॉब्लम आएगी तो आप एनी टाइम यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन भी बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। आज हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करेंगे। खाली मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है जिससे आपके अगर कुछ याद नहीं है तो उसको याद दिलाने के लिए जो है अभी हम जो है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करते हैं। तो कल हमने जो है फायर एंड आइस जो सेकंड पोएम थी उसके हमने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करे थे। आज हम करेंगे डस्ट ऑफ स्नो, फर्स्ट पोएम के। तो पोएम कौन सी है बच्चों आपकी? डस्ट ऑफ स्नो। रिटन बाय, अभी साथ साथ जो है आप लोग जो है पोएट के नाम याद करते रहे। रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोनों पोएम जो है सेम राइटर हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा जिससे क्वेश्चन फायर एंड आइज में करे थे सेम हम यहाँ पे करेंगे। तो सेम आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो फर्स्ट स्टैंजा आपका क्या है बच्चों? स्टैंजा 1, द वी अ क्रो। आप अपनी बुक में जो है इसको चेक करें। And the last is your a hemlock tree. Clear? Now the first question. तो आपको बिल्कुल सिंपल है, आपको छोड़ के नहीं आने हैं। किस तरह से आपको जो है क्वेश्चंस करने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो होल स्टैंजा इज योर, द वी अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो यहाँ पे बोला है कि किस तरीके से जो है क्रो ने जो है अपनी बॉडी को शुक करा था। मे भी जो है वो उड़ के आया होगा, मे भी जो है वो शिवर कर रहा होगा, या ऑलरेडी वहां बैठा होगा और उसने अपनी बॉडी को क्या करा होगा? शुक। शुक मैंने पहले भी बताया था आपको, दिस इज योर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब शेक। शेक, शुक। शेक क्या होगा या शुक क्या होगा पास्ट टेंस में? तो वहां से जो है डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं? द डस्ट ऑफ स्नो। पार्टिकल्स जो स्नो थे, स्नो फॉल हो रहा था, वो जो है आपको पता है ना, जैसे पेड़ों में जो है अटक जाते हैं थोड़े से जो है पूरे चारों तरफ कैसा हो जाता है? व्हाइट सा हो जाता है। तो पेड़ भी में जो स्नो थी वो क्रो के थ्रू जो है किसके ऊपर पड़ती है? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब नेक्स्ट स्टैंजा में आएगा पोएट के एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बोला है कि किस तरीके से क्रो जो है शुक करता है अपनी बॉडी को, और किस तरह से जो है हेमलॉक ट्री में जो स्नो थी पार्टिकल्स से वो उसके ऊपर गिरते हैं।
Now let's see what is the first question. What is the dust of snow? Now first question, तो एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे. कोई से भी पोएम के कोई से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. कॉम्प्रिहेंशन में अगर पैसेज आ गया तो मे भी जो है 20-30 वर्ड्स में दूसरी पोएम को जो है वो कवर करेंगे. तो क्वेश्चन एक ना एक तो जरूर डेफिनेटली आता है बच्चों. व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? ये नहीं है कि ये वाले क्वेश्चन आप वहां नहीं लिख सकते. 20-30 या 40 वर्ड्स के जो आते हैं वहां भी आप यूज कर सकते हैं. What is the dust of snow? तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है बच्चों? डस्ट पार्टिकल्स, पाउडरी फॉर्म ऑफ स्नो. क्लियर कि जिस तरह से अगर वो शुक करेगी तो ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े जो हैं उसके वो आ जाएंगे, क्योंकि स्नोफॉल हो रही है कैसी होती है. आप लोगों ने कई लोगों को एक्सपीरियंस होगा, देखा होगा उन्होंने कि किस तरह से जो है पाउडर के फॉर्म में जो है गिरती है और बाद में जो है वो फ्रीज हो जाती है. तो यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज योर द डस्ट ऑफ स्नो इज द पाउडरी फॉर्म ऑफ स्नो. इट फॉल्स इन लाइट व्हाइट फ्लेक्स. मतलब फ्लेक्स में जो है ये गिरती है. So what is the dust of snow? The dust of snow is the powdery form. तो सिंपल क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको. कॉम्प्रिहेंशन में टू द पॉइंट देने हैं. एक एक नंबर के आपके आंसर्स होते हैं. पाउडरी फॉर्म ऑफ स्नो. सिंपल सा आप इतना भी लिख सकते हैं. इट फॉल्स इन लाइट व्हाइट फ्लेक्स. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शुक इट डाउन. वेरी सिंपल, सारे बच्चों को आंसर आता होगा ये. हु शुक डाउन द ट्री? Who shook it down? किसने उसे गिराया? राइट. तो मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर आता होगा, क्योंकि पूरी पोएम में कौन कौन है, कितने हमारे करेक्टर्स थे? क्रो, हेमलॉक ट्री, डस्ट एंड पोएट. 4 मेन करेक्टर थे हमारे. तो सिंपल सा है, किसने करा था? एक क्रो शुक इट डाउन. सिंपल इसका आंसर लिखना है आपको. अ क्रो शुक इट डाउन. यहीं से आपको आंसर लिखना है कि किसने जो है हु शुक, किसने शुक करा था इट डाउन. अ क्रो शुक इट डाउन. तो साथ साथ जो है आप पोएट के नाम याद करते रहे. पोएम की जो है अभी तो सिंपल हमने 2 छोटी सी जो है पोएम करी हैं, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, और दोनों की जो है सेम पोएट है, रॉबर्ट एंड फ्रॉस्ट. तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डस्ट ऑफ स्नो में हमारे जो करेक्टर्स थे क्या क्या थे? क्रो, हेमलॉक ट्री, पोएट एंड डस्ट ऑफ स्नो. क्योंकि उसी के कारण जो है, और उनको जो है उनके पीछे कौन थे? क्रो एंड हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री में गिरी थी, क्रो ने शुक करा था, क्या गिरी थी? स्नो गिरी थी. किसके ऊपर गिरी थी? पोएट के ऊपर. तो 4 चीजें आपको याद रखनी है डस्ट ऑफ स्नो में. सिमिलरली फायर एंड आइस में आपको क्या याद करना है? एक तो फायर, दूसरा आइस. फायर किससे हमने कंपेयर करा था? पोएट ने यहाँ पे फायर को डिजायर से, और स्नो सॉरी आइस को किससे करा था? हीट रेट से. तो वो जो है हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो अभी जो है आप यहाँ ध्यान दें. हु शुक इट डाउन? अ क्रो शुक इट डाउन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the dust of snow stand for? C question है. What does the dust of snow stand for?
यहाँ पे बोला है कि आपको कि डस्ट ऑफ स्नो जो है किसके लिए जो है स्टैंड करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे बच्चों, अब यहाँ पे डज है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, स्टैंड्स। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि डज है तो स्टैंड्स आएगा, राइट। तो यहाँ पे द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर। अब डस्ट ऑफ स्नो किससे क्या हुआ था, पोएट के साथ क्या हुआ था, खुश हो गए थे, जॉय के लिए है यहाँ पे, क्लियर, होप एंड जॉय। क्योंकि जो उसका मूड था पोएट का कैसा था, बैड मूड था, खराब था, और किसकी वजह से जो है वो चेंज हो गया था, डस्ट ऑफ स्नो। तो हियर द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर जॉय एंड होप। यहां से आपको स्टार्ट करना है, द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे मैंने जैसे अभी बताया कि एस लगाना है आपको, क्यों लगाना है, बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारा वर्ब के साथ क्या लगा हुआ, डू इज योर वर्ब, एस और ईएस हमने यूज करा तो डज। द डस्ट ऑफ स्नो stands for hope and joy. In the midst of किसके बीच में, जब आप दुखी हो, राइट, और आपको जो है सडनली आपका जो है, तो इस पोएम में जो है पोएट जो थे बहुत ज्यादा दुखी थे, उस बीच में जो है उनके साथ क्या होता है कि डस्ट ऑफ स्नो। तो हियर द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर होप एंड जॉय इन द मिड्स ऑफ sorrow. Now next question is, what is a hemlock tree? Hemlock tree. तो hemlock tree क्या है बच्चों? It's very easy. A hemlock tree is a poisonous tree with small white flowers. उसमें छोटे छोटे जो हैं white कलर के flowers होते हैं. A hemlock tree is a poisonous tree with white small white flowers. Small white flowers. Clear? So hemlock tree क्या है? What is a hemlock tree? A hemlock tree is a poisonous tree with small white flowers. तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे. इसमें दो स्टैंजा हैं, दो स्टैंजा को जो है कवर करते हैं. Now come to the next stanza, that is your has given my stanza 2. Has given my heart, and the last word is had you. जो खराब जा रहा था, उसका रिमेनिंग डे जो था खराब जा रहा था, राइट. तो यहाँ पे द होल स्टैंजा इज योर हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सीव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका पूरा दिन जो है खराब जा रहा था, और किस तरह से एक छोटे से मोमेंट से, एक छोटे से इंसिडेंट से जो है उनका दिन जो है बचा हुआ जो रेस्ट ऑफ द डे था, किस तरह से वो जो है किस में चेंज हो जाता है, मतलब इट बिकम मोर बेटर. Now come to the first question. Simple है, who is the poem and the poet?
ये हमने पहले में भी करा था, तो सेम आंसर लिखना है बच्चों आपको। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। अब यहाँ पे खाली पोएट का नाम पूछा है, पोएम का नहीं पूछा है, तो आपको सिंपल सा आंसर लिखना है, द पोएट ऑफ द पोएम इज। तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है, जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। द पोएट ऑफ द पोएम इज कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Now come to the next question. What has given a change of mood? What has given a change of mood and to whom? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ बच्चों? What has given a change of mood? किसने जो है करा था? तो एक क्रो ने करा था, और जो हेमलॉक ट्री में जो स्नो गिरी थी उसकी वजह से। एंड टू होम? किसको? पोएट को। सिंपल सा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। उसका जो है मूड जो था वो किस वजह से चेंज हो जाता है। द आंसर क्या लिखेंगे इसका? अ क्रो शुक डाउन अ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री ऑन द पोएट एंड दिस चेंज द मूड ऑफ द पोएट, या आप लिख सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर? तो व्हाट हैज गिवन अ चेंज ऑफ मूड एंड टू होम? किसका? अ क्रो शुक डाउन अ डस्ट ऑफ स्नो देखो, अगर क्रो होता, डस्ट ऑफ स्नो नहीं होती, तो मे भी जो है पोएट का मूड चेंज नहीं होता। हेमलॉक ट्री पेड़ नहीं होता, उसमें जो है कौवा नहीं बैठता, क्रो नहीं बैठता, तो भी जो है उससे डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता पोएट को। तो सबका जो है अपना अपना जो है यहाँ पे क्या है, काम क्या है। क्रो ने हेमलॉक ट्री में जो स्नो थी, क्रो ने कैसे शुक करा, उसी सेम टाइम पे जो है कौन आया था? पोएट आए थे, और किस तरह से उनका मूड चेंज हुआ था। तो सबका जो है अपना अपना करेक्टर है इसमें, क्रो का, हेमलॉक ट्री का, डस्ट ऑफ स्नो का। तो एक क्रो सबका देखो कैसे आपस में जो है एक चेन बनी हुई है। क्रो, डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री था, उसमें स्नोफॉल भी है, क्रो आया सडनली, पोएट वहां से जा रहे थे या खड़े थे, राइट? ये भी डाउटफुल है, जैसे मैंने पोएम पढ़ाते समय आपको बताया था। तो किस तरह से यहाँ पे चेन बनी हुई है। अ क्रो शुक डाउन अ डस्ट ऑफ स्नो, कहां से गिरी थी? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। किसके ऊपर गिरी थी? ऑन द पोएट। और उससे क्या हुआ था? एंड चेंज्ड द मूड ऑफ द पोएट। मूड ऑफ द पोएट। नेक्स्ट इज आई। यहाँ पे जो है हु डज आई रेफर? सी क्वेश्चन इज योर, हु डज आई रेफर? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आई जो है किसके लिए रेफर किया है? आई किसने? पोएट ने अपने लिए कराया है, हिमसेल्फ। I is referred
टू पोएट हिमसेल्फ, अपने आप के लिए। या तो ऐसे लिख सकते हैं आई रेफर्स टू पोएम हिमसेल्फ, या आई इज रेफर टू द पोएट हिमसेल्फ। तो यहाँ डज है तो हम यहाँ पे रेफर्स को यूज कर सकते हैं। आई रेफर्स हिमसेल्फ, अपने आप के लिए। क्लियर? आई रेफर्स टू पोएट हिमसेल्फ। ये दो स्टैंजा हमने कवर करी है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में और 30-40 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, आपको इंटरनल चॉइस रहती है। स्टैंजा में भी आपको दो चॉइस दी रहेगी, दो पोएम के जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें आपको इंटरनल चॉइस है, जो आपको बेस्ट आता है वही करें, क्योंकि इसमें सॉलिड नंबर आपको मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं आपके पोएम में से, जो पोएम का पार्ट होता है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरह से जो है, उसमें भी आपको इंटरनल चॉइस दी रहती है, और उसमें दो क्वेश्चंस आपको 30-40 वर्ड्स के करने होते हैं। एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे, व्हाट मैसेज हैज रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिवन इन हिज पोएम डस्ट ऑफ स्नो, क्या मैसेज दिया है उसमें, इस वाली पोएम में डस्ट ऑफ स्नो में। ये 2019 में आपका आया है, तो अभी इसका आंसर अभी बताते हैं आपको। तो सेकंड जो क्वेश्चंस आते हैं, फ्रॉम द पोएम answer the following question in 30-40 words. आंसर एनी टू करके आते हैं एग्जाम में। फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स। लिमिट दी रहती है, इसके अंदर अंदर आपको आंसर देने पड़ते हैं। ईच मीन्स हर क्वेश्चन का, राइट। और इंटरनल चॉइस, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनल चॉइस दी रहती है। मान लो 4 क्वेश्चन हैं या 3 क्वेश्चन हैं, आपको इसमें से 2 करने हैं या 3 करने हैं, वो इंटरनल चॉइस दी रहती है आपको। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे है कि व्हाट मैसेज, राइट, व्हाट मैसेज हैज रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिवन इन हिज पोएम। अब यहाँ पे क्या करना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसे अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि जो हम लोग सुपरस्टिशियस हैं, हमारी मेंटालिटी को जो है वो चेंज करना चाहते हैं, राइट। तो Robert Frost wants to convey that certain moments have larger significance which can change the life of a person. ये नहीं है कि छोटे से मोमेंट्स भी जो हैं इतना हमारी लाइफ में जो है इतना मायने रखते हैं, सिग्निफिकेंस रखते हैं। जैसे कि हमने पोएम में देखा है कि छोटा सा, जैसे पूरा दिन उनका रूट जा रहा था, डिस्ट्रॉय मतलब एक तरह से खराब जा रहा था, बैड था, और किस तरह से छोटे से एक कुछ ही मिनटों में जो है उनका मूड किस तरह से चेंज हो जाता है। पोएट। Clear? The first question is, what message has, बहुत important है, 2019 में आया ये क्वेश्चन। What message has Robert Frost given in the poem Dust of Snow? Clear? And the answer is Robert Frost wants to convey that
certain moment have larger significance which can change the life of a person. Change the life of a person. क्लियर? तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे व्हाट डू द क्रो एंड हैमलॉक रिप्रेजेंट, कि क्रो किसको रिप्रेजेंट करता है और हैमलॉक किसको, दोनों जो है पॉइजनस हैं। जैसे मैंने पहले बताया क्रो क्या है, अनप्लीजेंट बर्ड है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप लोग जो है करें उसको। आज हम यहाँ पे खत्म कर दें। क्रो क्या है, हमारी अनप्लीजेंट बर्ड हम मानते हैं इसको। और हैमलॉक ट्री का आपको पता है कि कैसा है, पॉइजनस ट्री। पॉइजनस, क्लियर? और दोनों जो हैं हम क्या मानते हैं इसको, ओमिनस इवेंट। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आएगा कि व्हाट डू द क्रो एंड हैमलॉक रिप्रेजेंट। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो क्रो है ये जो है एक्सट्रीमली जो है हम अनप्लीजेंट बर्ड कहते हैं इसे, और इट रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, सौरो को। दोनों जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सौरो। क्लियर? तो बच्चों हमने दोनों पोएम जो है कंप्लीट कर ली है, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है अगर पूछना है तो आप सिस्टम के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो कभी भी अभी घर जाके आप रिवाइज करें, क्योंकि अभी आपका बोर्ड भी है, अभी यूनिट टेस्ट होंगे, तो आपको जो है क्लियर होना चाहिए। साइड बाय साइड आप जो है याद करते रहें, और कहीं पे भी जो है इसको रिवाइज करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके समझ में आया है या नहीं आया है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है यहाँ पे बिना कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए बच्चों, आप जो है उसको पूछिए क्वेश्चंस को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।